नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल, जहां हम आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। यहां हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं, बल्कि आपको समझाना है कि कौन सा फैसला आपकी जेब पर कितना असर डाल सकता है। और आज भी हम कुछ ऐसी ही अहम खबरों पर बात करेंगे जिनका देश की अर्थव्यवस्था और आपके फाइनेंशियल डिसीजन पर बड़ा असर हो सकता है। और इन मुद्दों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनी सेंट्रल में। धन्यवाद सिमरनजीत। चलिए, तो मनी सेंट्रल की आज की शुरुआत होगी पीएफआरडीए के एक बड़े फैसले से। फैसला ये कि अब बैंक भी एनपीएस का पैसा संभाल पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि बजट 2026 में पेंशन और टैक्स पर कुछ बड़े फैसले होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, एसएसवाई यानी कि ये जो स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हैं, इसमें क्या लोगों की दिलचस्पी कम होती जा रही है, इस पर भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और वोडाफोन आइडिया लगातार ये सुर्खियों बनी हुई है, और अब क्या सरकार वोडाफोन आइडिया से अपना स्टेक खत्म कर देगी, इस पर भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। और एक अच्छी खबर ये है कि 13.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय पहुंचने की एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है ईवाई की तरफ से। क्या है ये पूरा मामला, डिटेल में हम बातचीत करेंगे। और साथ ही आखिर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से लोगों के भरोसे से, आपके भरोसे से, हमारे भरोसे से भारत की इकोनॉमी कितनी तेज़ी से दौड़ती हुई नज़र आ रही है। तो पहले बात करेंगे पीएफआरडीए के बड़े फैसले की। दरअसल सरकार और पीएफआरडीए 2026 से एनपीएस में कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। अब तक एनपीएस का पैसा सिर्फ कुछ चुनी हुई पेंशन फंड कंपनीज ही संभालती थी, लेकिन अब बैंक भी एनपीएस के पेंशन फंड मैनेज कर सकेंगे। इससे एनपीएस में ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे और कंपटीशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसके साथ साथ एनपीएस में लगने वाले कुछ चार्ज या यूं कहें कि फीस भी बदले जाएंगे, जैसे कि अकाउंट मैनेज करना और आपकी इन्वेस्टमेंट फीस। ये जो नए चार्ज हैं ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। यानी कि सीधे शब्दों में कहें तो इन बदलावों का मकसद एनपीएस को और सस्ता और ट्रांसपेरेंट करना और साथ ही बेहतर करना है, ताकि लोगों की रिटायरमेंट की जो तैयारी है वो और मजबूत हो सके। तो प्रवीण सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि सरकार का पीएफआरडीए का जो ये फैसला है पेंशन फंड को लेकर कि अब बैंक भी संभाल पाएंगे, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं और इससे आपको क्या बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं इस फैसले के बाद? नहीं, देखिए, पीएफआरडीए ने सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स का ऐलान किया है और बैंक्स असल में पहले से इसको एनपीएस का पैसा मैनेज कर रहे थे। बैंक्स जो है एनपीएस मैनेजमेंट को के फंड्स, पेंशन फंड को मैनेज कर रहे थे। लेकिन था क्या, अभी केवल 10 बैंक्स हैं जिनको एनपीएस के जरिए जो पेंशन फंड है उनको मैनेज करने की इजाज़त है। दूसरी चीज़, इसको मैनेज करने के लिए जो पेंशन मैनेजमेंट फंड जो लाने की जो इजाज़त है, उसके जो रेगुलेटरी चक्कर है वो बड़े सख्त थे अब तक। अब जो पीएफआरडी ने जो नया रिफॉर्म जो ऐलान किया है, उसके जरिए अब कोई भी बैंक पेंशन फंड को स्पॉन्सर कर सकता है। इसको आसान बनाया गया है। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले 2 बैंकों ने इसके लिए एप्लीकेशन दी थी, आवेदन किया था कि वो भी पेंशन फंड यानी पेंशन का पैसा मैनेज करना चाहते हैं। अब इसकी नींव कहाँ से पड़ी और ये रिफॉर्म किस लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पेंशनर्स की तादाद हर साल बढ़ रही है। पेंशनर जो पीएफआरडीए के जरिए जो एनपीएस में 2 कैटेगरी है, एक गवर्नमेंट की, एक दूसरी नॉन गवर्नमेंट की। इनका पैसा मैनेज करने के लिए इनके पैसे का जो कॉर्पस है वो भी लगातार बढ़ रहा है। तकरीबन 16.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीएस का कॉर्पस है। इसमें 14 लाख करोड़ के आसपास है जो नॉन गवर्नमेंटल का, 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास जो है वो गवर्नमेंट यानी सरकारी सब्सक्राइबर्स का पैसा है। पिछले कुछ वक्त में एकदम से पेंशन को लेकर एक बड़ा बज़ भी देश भर में क्रिएट हुआ है। 4-5 सालों की अगर आप बात करें तो उसको लेके, और इसीलिए इस पूरे धंधे पे बैंकों की नज़र भी पड़ी है कि यहाँ से आपको एक सस्टेनेबल इनकम हो सकती है, एक लंबे वक्त का पैसा आपको मिल सकता है। लेकिन अब हर किसी बैंक को इसका पैसा मैनेज करने को नहीं दिया जा सकता। इसको लेके भी चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं।
आखिर आम आदमी का, एक आम सब्सक्राइबर का पैसा है वो सुरक्षित रहना चाहिए। इसीलिए जो बैंक सिस्टमेटिकली रोबस्ट होंगे, जिन बैंकों का रिकॉर्ड अच्छा होगा, ऐसे ही बैंकों को जो वेल कैपिटलाइज्ड होंगे यानी जिनके पास अच्छी पूंजी होगी, उन्हीं को इसकी इजाज़त पीएफआरडीए देगा। यानी ऐसे ही फंड पेंशन स्पॉन्सर करने वाले फंड्स को जो है वो ला पाएंगे। तो ये पूरी दरअसल इसके पीछे की कहानी है सिमरनजीत। ठीक है सर, इन बदलावों में एक जो जिक्र है वो फीस का भी है कि कुछ फीस में भी बदलाव किए जाएंगे। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि जो नए चार्जेस आएंगे ये बढ़ेंगे, और क्या इससे जो आम आदमी की जो पेंशन है वो कम हो सकती है, क्योंकि चार्जेस भी उसमें लगेंगे, उसकी भी कटौती होगी। तो इस मुझे लगता है चार्जेस बढ़ेंगे नहीं, ओके, चार्जेस कम होंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 10 बैंक हैं, अभी 10 बैंकों के बीच कंपटीशन है। जब ज़्यादा बैंक आएंगे तो यहाँ कंपटीशन बढ़ेगा, और पीएफआरडीए का मकसद भी ये है कि जो पेंशन फंड को मैनेज करने का जो तौर तरीका है वहाँ एक कम्पिटिटिव माहौल पैदा हो। जी। कस्टमर्स को, बतौर कस्टमर आपके पास चॉइस होगी ज़्यादा लोगों की। अभी आप 10 में चुनते हैं, फिर आपके पास ज़्यादा चॉइस होगी कि आप किसी एक उसको चुने जो ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है। तो मुझे लगता है कि एक कंपटीशन होगा, तो इस वजह से चार्जेस के बढ़ने की उम्मीद अभी कम है। एनपीएस को जो मैनेज करने वाले फंड हैं उनके सामने दरअसल एक चैलेंज है म्यूचुअल फंड से मुकाबले का, बिल्कुल। उनकी तर्ज पर या उनसे ज़्यादा रिटर्न देने का। तो वहाँ पे अगर आपको ज़्यादा रिटर्न देने हैं तो आपको अपना जो फी स्ट्रक्चर है वो उसी तर्ज पर रखना होगा जो जिस तर्ज पर बैंक जो म्यूचुअल फंड है जो एक्सपेंस रेशियो और दूसरे चार्जेस लेते हैं। बिल्कुल सर, अभी आपने म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पर जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि एनपीएस अभी भी हम कहें कि सस्ता है, भरोसेमंद है, अगर म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन करें, या फिर म्यूचुअल फंड्स आगे निकलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं, अभी देखिए म्यूचुअल फंड्स का थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उनको लेकर अट्रैक्शन ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग जो पेंशन नहीं भी खरीद रहे, जो एनपीएस के सब्सक्राइबर नहीं है, वो एसआईपी ले रहे हैं या म्यूचुअल फंड में लमसम पैसा लगा रहे हैं, तो वो एक अलग किस्म की है। लेकिन सरकार का पिछले अगर आप कुछ वक्त को देखेंगे, और ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल की अगर आप अवधि देखेंगे, तो एनपीएस में जितने रिफॉर्म हुए हैं पीएफआरडीए के जरिए, सरकार के जरिए, एक और बड़ा फैसला किया गया, एनपीएस का जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है उसमें भी 3 नए लोग जोड़े गए हैं। एसबीआई के जो चेयरमैन रहे हैं दिनेश खारा साहब, उनको लेकर आया गया है, स्वाति अनिल कुलकर्णी को लेकर आया गया है, और अरविंद गुप्ता को लेकर आया गया है। दिनेश खारा को इसका चेयरमैन बनाया गया है। तो सरकार ने जितने बड़े रिफॉर्म की, आपको याद होगा हाल में ही 100% इक्विटी में लगाने का आपको वो दिया गया। उसके बाद बहुत सारे अलग जो फैसले किए गए जिसमें आप पैसा निकाल सकते हैं। इस तरह का पीएफ का अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पैसा निकालने की आपको इजाज़त दी गई। तो सरकार ने बहुत सारे बड़े फैसले आपके पेंशन को लेके किए, और इसको उतना फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे बिल्कुल आ सकें। 80% पैसा निकालने की इजाज़त दी गई, अभी हाल के ही बिल्कुल रिफॉर्म है वो। बिल्कुल, लेकिन सर 80% पैसा निकालने के बाद उस पर टैक्स का भी एक जो है वो कैलकुलेशन भी वो लोगों को समझना होगा कि बिल्कुल कितने पर टैक्स देना है और कितने हिस्से पर टैक्स नहीं देना है, ये भी एक नहीं, बिल्कुल वो सारे देखिए टैक्स की बात अलग है। लेकिन अगर आप ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट एनपीएस को लेके एक बड़ी समस्या ये थी कि आपको पैसा निकालने को लेके मुश्किलें थी जी। सर, एक बार आपका लॉक इन हो गया तो फिर आप निकाल नहीं पा रहे थे। अब सरकार ने आपको इजाज़त दे दी कि आप पैसा निकाल सकते हो, केवल और केवल नॉन गवर्नमेंटल के लिए नहीं, सरकारी उनके लिए भी छूट दी। नए स्लैब बना दिए, 8 लाख से 12 लाख वाला एक स्लैब बना दिया। तो ये कई बदलाव यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे किए गए हैं। ठीक है सर, तो चलिए ये तो हमने बातचीत कर ली एनपीएस पर और पीएफआरडीए सरकार की तरफ से जो बदलाव इस साल किए जा रहे हैं उस पर हमने बातचीत करी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये भी आपकी हम कहें कि जेब से जुड़ी है। दरअसल बजट 2026 में पेंशन, टैक्स और हेल्थ पर कई बड़े ऐलान हो सकते हैं और कई राहत की भी उम्मीद है। दरअसल सीनियर सिटीजन्स ये चाहते हैं कि बजट 2026 में उन्हें टैक्स में ज़्यादा राहत मिले, पेंशन और बैंक ब्याज पर टैक्स कम हो ताकि हाथ में ज़्यादा पैसा बचे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की सीमा को यानी कि लिमिट को और ब्याज दर बढ़ाने की भी यहाँ पर मांग की जा रही है। और इसके अलावा जो एक और अपडेट है वो ये कि
सरकार FY27 के बजट में कैपेक्स करीब 7% बढ़ाकर लगभग 12 लाख करोड़ रुपए करने की तैयारी में है। फोकस होगा सड़क, रेलवे, सुरक्षा और राज्यों के इंफ्रा पर, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कमज़ोर रहने पर भी जो विकास है उसको सपोर्ट मिलता रहे। तो सर, पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जो है वो पेंशन पर या फिर टैक्स पर या इस तरीके से कोई बड़े फैसले ले सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये बजट में, क्योंकि पिछला अगर हम बजट देखें तो सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए हाथ से, तो क्या लगता है कि अब सरकार के पास कहीं कोई गुंजाइश बची है कि और राहत वो दे सके लोगों को? नहीं, देखिए, सरकार को जो कदम पिछले एक साल में उठाए गए हैं, जनवरी के अगर आप से शुरुआत करें 2025 की, तो 8वां वेतन आयोग को लेकर आना हो, उसका ऐलान करना हो, उसके बाद बजट में 12,75,000 रुपये तक की आपको टैक्स को बिल्कुल फ्री कर देने का वो हो, और उसके बाद स्लीव ऑफ रिफॉर्म हुए, एक के बाद एक के बाद एक। और अभी हाल में प्रधानमंत्री की नीति आयोग में जो बैठक हुई इकोनॉमिस्ट्स के साथ और सेक्टर के जो अलग अलग सेक्टरों के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की बजट पर ही एक बड़ी बैठक हुई। इसमें भी जो मूल मंत्र दिया गया बजट को लेके वो यही दिया गया कि ये बजट रिफॉर्म वाला बजट साबित होने वाला है। तो जाहिर तौर पर सरकार का पुश जो रहेगा वो रिफॉर्म पर रहने वाला है, सिमरनजीत। अब आते हैं कि क्या इस बजट में मिलने वाला है आम आदमी को। बहुत बड़ा जो एक डिमांड है सीनियर सिटीजन्स को लेके है, बुजुर्गों को लेके, 70 साल के आसपास के लोगों को लेके है, और कई उसमें डिमांड्स निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे हेल्थ केयर की हो, चाहे टैक्स बेनिफिट्स की हो, चाहे इलाज की व्यवस्था हो, चाहे टैक्स छूट की हो, और उसी के साथ एक बात आ रही है पेंशन को लेके, और जो बहुत बड़ी डिमांड है, और अगर सरकार इस पर आगे बढ़ती है तो ये देश के लिए एक बड़ा रेडिकल कदम होगा जी। अब आप इसको समझिए ऐसे कि पिछले साल इस तरह की चर्चा बार बार आई कि क्या सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लेकर आने वाली है जी। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार यूपीएस लाई थी, फिर कहा गया कि एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लेकर आएगी जिसमें देश का हर नागरिक कवर्ड होगा। अब मांग ये हो रही है कि जो जिन उम्र दराज लोग हैं उनको 5,000 से लेके 9,000 रुपए तक की, यानी 7,500 9,000 रुपए, इतने रुपए तक की पेंशन की सरकार क्या व्यवस्था कर सकती है ऐसे लोगों के लिए, ऐसी डिमांड है। EPS 95 को अगर आप देखेंगे, जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो कर्मचारी हैं जिनका PF कटता है, ऐसे लोगों के लिए उसमें EPF 95 के तहत 7,500 रुपए की पेंशन की मांग लगातार चल रही है। उसी तर्ज पर देश के बुजुर्गों के लिए अब पेंशन की 7,500 या 9,000 रुपए मंथली पेंशन की मांग हो रही है। अगर ये सरकार लेकर आती है तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला होगा। अब समझने वाली यहाँ एक और बात है, अभी आप सोचेंगे कि अभी आखिर देश भर के जो बुजुर्ग हैं, आम लोग हैं, उनको पेंशन किस हिसाब से मिलती है। तो एक नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम सरकार चलाती है, और केंद्र और राज्यों की अभी कोई निश्चित तय चीज़ नहीं है, केंद्र और राज्यों के हिसाब से अलग अलग स्कीमें हैं बुजुर्गों को पेंशन देने की। NSAP के नाम से केंद्र सरकार चलाती, जिसमें 60 से 79 साल के जो लोग हैं उनको 200 रुपये प्रति माह की ना के बराबर पेंशन देती है, और अगर आप 80 साल को पार कर गए तो आपको 500 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसके साथ राज्यों की सरकारें अपने यहाँ स्कीम चलाती, जहाँ बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है, उसमें ये रकम ऐड हो जाती है। जैसे दिल्ली में 60 से 69 साल के लोगों को 2,000 रुपये की पेंशन है। इसके बाद 70 से ऊपर के अगर आप हैं तो 2,500, अब 2,500 ये, और केंद्र सरकार के मान लीजिए 200 रुपये हैं, ऐसे मिलता है। यूपी में 1,200 रुपये है, राजस्थान में 2,000 है, और जो है हरियाणा में 3,200 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। इसके अलावा SC ST और माइनॉरिटीज़ को 500 रुपये अलग से मिलते हैं। तो देश में अभी अगर आप देखेंगे तो टोटल 3,500 रुपये तक की बुजुर्गों को पेंशन दरअसल मिल रही है राज्य और केंद्र के हिसाब से। अब अगर सरकार इसको लेकर आती है, और राज्यों में मांग चल रही कि इसको 5,000 रुपये तक की पेंशन लेकर जाया जाए, अब अगर सरकार इसको बढ़ाती है पेंशन को बुजुर्गों के लिए, देश के सारे बुजुर्गों के लिए, तो आप समझिए कि ये एक बहुत गेम चेंजर बजट साबित हो सकता है, सिमरनजीत। ठीक है सर। अच्छा सर, सीनियर सिटीजन्स ये भी डिमांड कर रहे हैं कि पेंशन पर जो उनका
ब्याज पर जो टैक्स लगता है या एफडी के ब्याज पर जो टैक्स लगता है, इसको कम किया जाए, और ताकि उनकी जो रिटायरमेंट की लाइफ है वो और ज़्यादा सेफ हो सके, रिटायरमेंट के बाद की लाइफ। तो ये क्या आपको लगता है कि सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है, और कितनी बड़ी राहत ये हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए हो सकती है? नहीं, देखिए, एक तो चीज़ ये है कि 60 से 79 साल के लोग हैं, उनको 3 लाख रुपए तक का बेसिक एग्जेम्पशन टैक्स में मिलता है। 80 प्लस के अगर आप हो गए तो 5 लाख रुपए तक का मिलता है। तो यहाँ पे सरकार इनको टैक्स की दायरे को बढ़ा सकती है, ये चीज़ की जा सकती है यहाँ पे। इसके अलावा एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन जैसी जो एक बड़ी दिक्कतें आती हैं कि साहब किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, इन चीज़ों को भी सरकार आसान कर सकती है। कम प्रीमियम और ज़्यादा कवर वाले इंश्योरेंस स्कीम ऑफर की जा सकती हैं इन बुजुर्गों के लिए, और इलाज, सस्ता इलाज, अच्छा इलाज, इस तरह की सुविधाएं भी इस बजट में ऑफर की जा सकती हैं। समझिए। ठीक है सर, इसमें एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि सरकार जो है वो 12 लाख करोड़ का जो है वो कैपेक्स जो है वो बढ़ाना चाहती है, तो क्या इससे जीडीपी को ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी रहेगा ये जो कैपेक्स है? बिल्कुल, केपेक्स का मसला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको लेके अलग अलग तरह की राय जो है, अगर हम देखें, पिछले कुछ वक्त में आई हैं। अब नई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सरकार बजट में 12 लाख करोड़ रुपए तक का केपेक्स कर सकती है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जब सरकार फरवरी में बजट लाई थी तो उसमें 11,21,000 करोड़ रुपए का केपेक्स का प्रावधान किया गया था, और ये उससे पिछले साल के मुकाबले 10% ज़्यादा था, जब 11,10,000 करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स फिक्स किया गया था। जी, यहाँ से अगर 11,21,000 करोड़ रुपए से अगर बढ़ा के 12 लाख करोड़ रुपए ले जाया जाता है तो तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए का केपेक्स बढ़ता है। माना यह जा रहा है कि चूंकि प्राइवेट केपेक्स अभी भी सुस्त बना हुआ है, सरकार जो देश में ग्रोथ की रफ्तार है उसको प्राइवेट केपेक्स के हाथ सौंपने से बेहतर अपने हाथ में रखना चाहती है। इसी चीज को लेके नीति आयोग के साथ जो प्रधानमंत्री की बैठक हुई थी नीति आयोग में, उसमें इकोनॉमिस्ट्स ने सरकार को इस चीज को लेके, या प्रधानमंत्री मोदी को इस बात का सजेशन दिया था कि सरकार को केपेक्स के मोर्चे पर अपने हाथ पीछे खींचने होंगे। जो ग्रोथ सरकार केपेक्स के आधार पर लेकर आ रही है या गवर्नमेंट के केपेक्स के आधार पर लेकर आ रही है, दरअसल उसको निजी हाथों में सौंपना होगा, ताकि निजी कंपनियों के पास मौके खुले पैसा लगाने के लिए, उनको भी अवसर मिले। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, एक जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो एक FRBM एक्ट है, उसके तहत ये कहा जाता है कि सरकार को जो बजट है उसका 3% हिस्सा ही केपेक्स पर रखना चाहिए, और पिछले साल का केपेक्स ही अगर आप देखेंगे तो 3% की लिमिट को पार कर गया। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको बजट के 3% से नीचे रखने की बात जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि आप इसको केपेक्स को 3% के नीचे रखिए। अब अगर 12 लाख करोड़ का केपेक्स लाती है, जाहिर तौर पर वो उसके 3% से फिर ऊपर चला जाएगा। तो क्या यहाँ फिर सरकार जो ओवरऑल FRBM का जो एक एक्ट है उसके बाहर जाती हुई दिखाई देगी, ये फिर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सर। और पिछले कुछ वक्त में थोड़ा सा प्राइवेट केपेक्स रिवाइव होता हुआ भी सिमरनजीत दिखाई दिया है। बिल्कुल सर, चलिए तो इस पर नज़र रहेगी। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और ये अगली खबर ये बताती है कि किस तरीके से जो है वो निवेश का, इन्वेस्टमेंट का तरीका बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल RBI के आंकड़ों की माने तो शेयर बाजार में तेज़ी आने के बाद लोगों ने अपना जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो बदल दिया है। अब लोग बैंक FD, इंश्योरेंस और स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कम पैसा रख रहे हैं और इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। RBI डेटा के मुताबिक FY25 में बैंक डिपॉजिट करीब करीब 9% तक घट गई हैं। इंश्योरेंस और स्मॉल सेविंग्स में भी बड़ी गिरावट आई है, लेकिन शेयर मार्केट में, इक्विटी मार्केट में निवेश 1.5 गुना से ज़्यादा और म्यूचुअल फंड्स में करीब करीब 2 गुना निवेश बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि सीधी बात यह है कि अब लोग कम रिटर्न वाले सुरक्षित निवेश छोड़कर ज़्यादा कमाई के लिए रिस्क लेने को भी तैयार हैं। हालांकि PF और पेंशन में निवेश बढ़ा है क्योंकि लोग रिटायरमेंट को लेकर भी अब ज़्यादा सजग होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो प्रवीण सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, पहले आपके सामने कुछ ये एक नंबर्स रखना चाहूँगा
कि लाइफ इंश्योरेंस इसमें ये जो है वो 17% के आसपास जो है वो घट चुका है इसमें निवेश। स्मॉल सेविंग स्कीम 24% तक इसमें इन्वेस्टमेंट कम हो चुकी है। लेकिन अगर हम इक्विटी मार्केट देखें तो 150% का इसमें तेज़ी देखने को मिली है इन्वेस्टमेंट में। म्यूचुअल फंड बाज़ार में 95% की ग्रोथ रही है। तो सर इन नंबर से आप क्या समझते हैं, क्या अब लोग अपने रिस्क ज़्यादा लेने की उसमें चले गए हैं कि भैया हमें रिटर्न ज़्यादा चाहिए, भले ही रिस्क ज़्यादा क्यों ना लेना पड़े? नहीं, देखिए सिमरनजीत, ये जो आरबीआई का जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, ये देश में जो लोग हैं उनकी बदलती हुई इन्वेस्टमेंट के तौर तरीके, बदलता हुआ इन्वेस्टमेंट पैटर्न, उसकी साफ तौर पे गवाही देता है। और ये डेटा साल दर साल का डेटा है, FY24 वर्सेस FY25 का आंकड़ा है। और बहुत चौंकाने वाले यहाँ पे ट्रेंड निकलकर सामने आ रहे हैं, जो हर हमारे व्यूअर्स को समझना बेहद ज़रूरी है। मसलन आपकी टोटल जो हाउस होल्ड सेविंग है, उसमें FY21 में आपका जो बैंक डिपॉजिट है, आपकी जो पूरी फाइनेंशियल सेविंग है, उसमें बैंक डिपॉजिट का हिस्सा FY21 में 40% से ऊपर था, तकरीबन 41% था, 40.9% था। ये FY25 में 2024-25 में घट के 35.5% के भी नीचे आ गया, 35.2% पे आ गया। तकरीबन 5% का ड्रॉप यहाँ दिखाई दे रहा है ओवरऑल हाउस होल्ड सेविंग में। आपका बैंक डिपॉजिट का शेयर कहीं पहले 40% हुआ करता था, अब घट के 35% आ गया। और वो असर आपको दिखाई दे रहा है टोटल डिपॉजिट्स में, जहाँ पे कि FY24 के उसमें देखेंगे अगर हम परिप्रेक्ष्य में, तो 2025 को अगर आप देखेंगे तो 9% घटा है आपका बैंक डिपॉजिट और 12.5 लाख करोड़ रुपए पर बैंक डिपॉजिट रह गए हैं। यही हाल आपका इंश्योरेंस का है, जहाँ पे कि तकरीबन 17.5% की गिरावट आई। अब बदलाव कहाँ पे हुआ है? 3 जो ऐसी चीजें हैं जहां आपको तेजी दिखाई देती है। सबसे पहले आप देखिए कैश होल्डिंग, 77% कैश होल्डिंग बढ़ी है लोगों के पास जी। यानी लोगों ने अपने पास कैश को स्टोर करना मुनासिब समझा, जरूरी समझा। और दुनिया भर के अगर आप हालात देख लीजिए तो लोगों ने को की समझदारी आपको समझ में आएगी। माना यह जाता है कि भारत में लोग फाइनेंशियली इतने अवेयर नहीं है, लेकिन दुनिया भर के हालात आप देख लीजिए तो लोगों ने कैश होल्डिंग को अपने पास रोकने को तरजीह दी है कि भैया पैसा बचा के रखो अपने पास। तो एक चीज ये समझ में आती है। दूसरी चीज MF इनफ्लो को देख लीजिए, म्यूचुअल फंड के इनफ्लोज को देख लीजिए, 95% बढ़ा है एक साल में, तकरीबन डबल हो गया है म्यूचुअल फंड का इनफ्लो। यानी लोगों को एक तरीका सुरक्षित ये दिखाई दिया कि भैया म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, धीरे धीरे ही सही, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो म्यूचुअल फंड सही है, ये कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग तक पहुंचने में कामयाब रहा है। तीसरी बात आ जाती है फिर स्टॉक्स की। तकरीबन 150% जैसा आपने बताया कि सीधे शेयरों में पैसा लगाने की जो रफ्तार है वो FY24 वर्सेस FY25 में आपकी अच्छी खासी बढ़ी। और FY25 की जब हम बात करते हैं तो 2024-25 की बात करते हैं, जब मार्केट अपने उफान पे थे तो लोगों ने खूब पैसा इसमें डाला। अब अगर आप 25-26 को देखेंगे, वहां आपको फिर यहां थोड़ी चीजें जो है वो गड़बड़ाती हुई नजर आ सकती हैं। इसके बाद आ जाता है आपका स्मॉल सेविंग स्कीम, जहां 24.5% बल्कि तकरीबन 25% की यहां ड्रॉप दिखाई देता है। यानी स्मॉल सेविंग स्कीम्स का भी पैसा आपका गया कहां? स्टॉक मार्केट में गया, म्यूचुअल फंड्स में गया और कैश होल्डिंग में गया। लेकिन यहाँ एक जो फर्क है जो स्मॉल सेविंग स्कीम, उसमें प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, फिर चाहे वो NPS हो या आपका जो प्रोविडेंट फंड के जरिए आपका EPS में पैसा कटता है, वहाँ पे 10.5% के लगभग की ग्रोथ हुई है। यानी स्मॉल सेविंग स्कीम्स में तो पैसा घटा है, लेकिन प्रोविडेंट फंड, PPF हो या आपका जो पेंशन फंड है, यहाँ पे लोगों ने तो पेंशन को लेके लोग कितने सजग हैं वो दिखाई दे रहा है। और लोग अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट करने के लिए म्यूचुअल फंड में कैसे पैसा लगा रहे हैं वो सिमरनजीत दिखाई देता है। और एक और बस छोटी सी चीज मैं यहाँ बताऊंगा, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अगर आप देखेंगे, टोटल फाइनेंशियल सेविंग्स जो लोगों की है, उसमें शेयर के तौर पर उसमें हिस्सेदारी, अगर आपके पास 100 रुपए की फाइनेंशियल सेविंग है तो उसमें म्यूचुअल फंड का हिस्सेदारी कैसी रही है? 2021 को अगर आप देखते हैं FY21 को, तो वो
2.1% हिस्सा था। 100 रुपए में केवल 2 रुपए थे जो म्यूचुअल फंड में जा रहे थे। अब वो बढ़ के 13.5 रुपए के आसपास आ गए, 13.1% पे। आप देखिए 4 साल की अवधि में कितना बड़ा जंप यहाँ पे आया है। स्टॉक्स में देखेंगे तो बहुत मिन्स्क्यूल नंबर है, 1.3% पहले था, जो डबल हो गया है, 2.1% पे पहुंच गया है। और इसी तरह जो पेंशन फंड्स की और पेंशन को लेके जो इंतजाम है वो 16.5% के आसपास था, जो बढ़ के 22.5% पहुंच गया है। तो लोगों की समझदारी आपको यहाँ दिखाई देगी, जो अपने पेंशन को लेके सजग हैं कि भाई 60 के बाद का इंतजाम कैसे होगा जी। और दूसरी बात लॉन्ग टर्म की वेल्थ कैसे बनेगी उसको लेके लोग सजग हैं। और तीसरी चीज, इन्फ्लेशन से कैसे एडजस्ट किया जाए रिटर्न को। एफडी का 6% या 7% का रिटर्न लोगों को अब काफ़ी नहीं लगता। लोगों को समझ में ये आ गया है कि इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके रिटर्न को देखना पड़ेगा, तभी लंबे वक्त की पूंजी बन पाएगी। ठीक है प्रवीण सर, एक शॉर्ट में आपसे मैं जानना चाहूँगा। मेरी तरफ से नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दर्शकों को समझाना ही हमारा लक्ष्य है, हमारा मकसद यही है कि लोगों को डिटेल में उस चीज़ को बता पाएँ। लेकिन आपने लोगों के अवेयरनेस की बात करी कि लोग अवेयर ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी कही जा रही है, जिस तरीके से इक्विटी मार्केट में निवेश लोगों का बढ़ रहा है, कि फोमो भी कहीं ना कहीं है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जिससे सिल्वर की अगर हम बात कर ले, सिल्वर ने अभी पिछले 1 साल में देखे तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, तो लोगों में फोमो है। लोग अब सिल्वर में ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं कि भैया मैंने वो मिस कर दिया तो अब पैसा लगाता हूँ, अब कमा लूँगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये फोमो भी है जिसकी वजह से इक्विटी मार्केट में पैसा ज़्यादा आ रहा है, इन्फ्लो ज़्यादा हो गया? नहीं, डेफिनेटली। देखिए अब हुआ क्या, FY 24-25 को अगर आप देखेंगे तो अक्टूबर 2024 से और जो मार्केट गिरना शुरू हुआ तो वहां पे गिरावट का ट्रेंड हमको नजर आता रहा। और ये पूरा साल 2025 भी मार्केट्स के लिहाज से ठंडा ही रहा। मान लीजिए 10-10.5% के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न रहा होगा कैलेंडर ईयर में। अब लोगों को लगा कि यार सोना भाग रहा है, चांदी भाग रही है, तो क्यों ना यहां से पैसा निकाला जाए। तो लोग अब बहुत एक्टिवली दरअसल पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल एसेट्स पे मिलने वाले रिटर्न को लेके। पहले क्या होता था, पहले पैसा लिया 15 साल के लिए, 10 साल के लिए एफडी की या एनएससी खरीद ली या पीपीएफ खरीद लिया या आपका केवीपी खरीद ली, किसान विकास पत्र, और डाल के भूल गए कि 6-7% जो सरकार देगी भैया वही हमारी नियति है, उतना ही पैसा मिल रहा है। अब आदमी को वो चीज़ समझ में नहीं आती। लोग चाहते हैं कि यार ज़्यादा रिटर्न चाहिए, और उसके लिए लोगों ने दिमाग चलाना शुरू कर दिया है। वो ट्रेंड दरअसल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और उसमें रिस्क भी लोग ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि अपने निवेश को लेकर जो हैं वो लोग अब ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, सजग हो गए हैं, और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हुए मार्केट के अंदर वो नजर आ रहे हैं। RBI की और एक और बात समझिए कि RBI की रिपोर्ट केवल अर्बन सेंट्रिक नहीं है कि केवल शहरी जो इलाके हैं वहां की ये रिपोर्ट हो, वहां के ग्रामीण इलाकों समझ में आ जाती बात। ये देश के पूरे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पैटर्न को बता रही है, और इससे ये पता चलता है कि जो एक जो सोच मानी जाती थी कि लोगों को जानकारी है नहीं साहब कि पैसा कैसे लगाया जाए, कमाया कैसे जाए, बिल्कुल, उसमें 2 बड़े ट्रेंड निकल के आए। एक ट्रेंड निकल के ये आया जिसको लेके शायद उदय कोटक ने ही ये बोला था कि भारत की महिलाएं सबसे समझदार निकली जी, जो लंबे वक्त से गोल्ड को खरीदती रही। और दूसरा ट्रेंड अब निकल के आ रहा है कि साहब भले दुनिया भर में झंझावात बचा रहा हो, लेकिन लोगों ने देखिए, आप देखिए ना उसमें ट्रेंड 2% से बढ़कर 13% म्यूचुअल फंड में पहुंच गया, पेंशन फंड में 16% से 22% पे पहुंच गया। तो लोग बहुत समझदार हैं इस देश के। बिल्कुल सर। चलिए, ये तो बात हो गई, हमने लोगों के निवेश के तरीके पर बात कर ली। अब उस खबर पर बात कर लेते हैं, उस कंपनी पर बात कर लेते हैं जो 2025 में लगातार लाइमलाइट में रही है। तो हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। दरअसल एजिया ड्यू वाले मामले के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार वीआई पर एक और बड़ा फैसला लेने वाली है? क्या सरकार वोडाफोन आइडिया से अपना स्टेक खत्म करने वाली है? क्योंकि लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं, सरकार के पास वोडाफोन आइडिया में करीब करीब 49% स्टेक है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार अपना जो स्टेक है वो बेचकर वोडाफोन आइडिया से बाहर निकलने वाली है? सर, इस तरीके की खबरें काफ़ी चल रही हैं कि सरकार जो है अपना स्टेक बेचना चाह रही है वोडाफोन आइडिया से, जो उसके पास 49% है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार अपना स्टेक वाकई बेचना चाहती है, और क्या कंपनी को अपने हाल पर छोड़ देगी सरकार? नहीं, देखिए इस तरह की खबरें पहले भी आई थी। जब सरकार का एजीआर को लेके फैसला आया था, उससे काफ़ी पहले भी ये खबरें आई थी कि सरकार एक एक्सटर्नल एक से अधिक एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स को
तलाश कर रही है, जिनको लेकर सरकार आना चाहती है वोडाफोन आइडिया में, और अपना स्टेक सरकार कुछ बेचकर निकलना चाहती है यहाँ से। थोड़ा बहुत स्टेक सेल करेगी और एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर आएगा जो पैसा लगाएगा। अब माना जा रहा है कि सरकार अपना स्टेक पूरा निकाल कर यहाँ से एग्जिट करना चाहती है, और चाहती ये है कि जो इन्वेस्टर आए, बताया ये भी जा रहा है सोर्सेस के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उसमें, कि 2 इन्वेस्टर्स जो 2 बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, उन्होंने इस बात के लिए अप्रोच किया था कि वो वोडाफोन आइडिया में स्टेक खरीदना चाहते हैं। अब सरकार चाहती है कि जो 49% स्टेक है उससे किसी तरह निकला जाए, लेकिन सरकार ये भी चाहती है कि जो स्टेक बेचा जाएगा वो सरकार उसको प्रॉफिट में बेचना चाहती है जी। इसका मतलब यह है कि कंपनी टिकी रहे मजबूती से, कंपनी कारोबार में आगे बढ़े, और तब जब शेयर चढ़ेंगे तो सरकार वहां से, क्योंकि सरकार ने इक्विटी अपना कन्वर्ट कर ली थी अपने बकाये को जी, और उसके बाद सरकार अब चाहती कि उसमें से निकला। लेकिन अगर एजीआर बकाये को फ्रीज कर दिया 87,000 करोड़ रुपए पे, 87,695 करोड़ रुपए पे, उसके बाद अगर सरकार ये फैसला लेती है तो ये देखना होगा कि क्या सरकार के इस फैसले के बाद कंपनी किस तरह से अपने रिवाइवल का, बिल्कुल, और क्योंकि सरकार ये भी कह चुकी है कि भाई आपको कंपनी खुद चलानी है, मैनेजमेंट आपको खुद चलाना, कंपनी का टर्न अराउंड कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स को करना होगा, न कि सरकार को करना है ये, बिल्कुल। और इसी लिहाज से सरकार ने, देखिए अगर आप उसके पूरी एजीआर वाला जो मामला है उसको अगर आप देखेंगे तो सरकार ने राहत 1 रुपए की नहीं दी है, बस मॉरेटोरियम दे दिया कि साहब आप 10 साल बाद, आप 10 साल का पीरियड आपको दिया चुकाने के लिए, 5 साल का आपको फ्री टाइम दे दिया कि 5 साल तक आप अपना धंधा सेट कीजिए और उसके बाद पैसा चुकाना शुरू कीजिए। लेकिन पूरा आपको चुकाना, पैसा आपको पूरा, उसमें कोई राहत नहीं दी गई है, कोई राहत नहीं है। अच्छा सर, सरकार का जो ये एजीआर वाला मसला था वोडाफोन आइडिया और सरकार का, ये अटका हुआ था, जिसकी वजह से ना तो कोई बैंक आगे आ रहा था कंपनी को लोन देने के लिए, जबकि कंपनी को पैसों की जरूरत थी, ना कोई बड़ा इन्वेस्टर आ रहा था। अब क्योंकि अगर सरकार बाहर निकल जाती है पूरे तरीके से, तो क्या आपको लगता है कि फिर कोई डूबती हुई नैया को कोई संभालने आगे आएगा, कोई बड़ा इन्वेस्टर? नहीं, देखिए डूबती नैया में कोई इन्वेस्टर तभी आएगा जब उसको ये लगेगा कि ये कंपनी अब रिवाइवल की तरफ है। मुझे तो ये भी लगता है कि क्या बैंक जो है वो जो 25,000 करोड़ रुपए की कंपनी मांग कर रही है कि उसे डेट दिया जाए जिससे वो अपना कारोबार चलाए, या 55,000 करोड़ रुपए के केपेक्स की कंपनी की जो एक इरादा है उसके जरिए अपनी सर्विसेज को बेटर करने का, तो 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए अभी अब चूंकि तस्वीर साफ हो गई है, क्या बैंक इस बात के लिए अभी राजी होंगे कि वो कंपनी को 25,000 करोड़ का नया कर्ज दें, क्योंकि लायबिलिटी कोई खत्म नहीं हुई है कंपनी के सामने। तो ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है इस वक्त कि क्या कोई एक्सटर्नल इन्वेस्टर इस मोर्चे पर, हो सकता है इन्वेस्टर अगले 1 या 2 क्वार्टर का इंतजार करें, जहां पे कि चीजें अब थोड़ी स्पष्ट हो, तस्वीर चूंकि साफ हो गई है कि अब कंपनी इस पोजीशन से खुद को किस तरीके से आगे लेकर जाती है। तो अगले 2 क्वार्टर कम से कम ऐसे होंगे जहां वोडाफोन आइडिया के क्या कस्टमर छोड़कर जाते हैं, या कंपनी 5G और बाकी सर्विसेज को किस तरह से स्ट्रेंथन करती है, किस तरह से कंपनी आरपू बढ़ाती है, क्या टैरिफ रिवाइज होंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके आधार पर इतने रिस्की एनवायरनमेंट में कोई कंपनी पैसा लगाए, मुझे तो थोड़ा सा मुश्किल ही दिखाई देता है। बिल्कुल, मतलब अगले 2-3 क्वार्टर्स का इंतजार करना होगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है, इसका यूज़र बेस कैसा रहता है कि लोग छोड़कर जा रहे हैं या फिर नए यूज़र्स जुड़ रहे हैं या फिर वहीं पर स्टेबल है। तो अगले 2-3 क्वार्टर तक नज़र इस पर रखनी होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर यह है कि दरअसल इंडियन इकोनॉमी पर EY की एक रिपोर्ट आई है, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2047 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो 5 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो एक बड़ी बात कही गई है वो ये कि 21 साल में जो पर कैपिटा इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 13.5 लाख रुपए हो सकती है। तो प्रवीण सर, EY की ये जो रिपोर्ट आई है, आपको कितना ये जो अनुमान है वो लगता है कि हाँ हम इसको अचीव कर पाएंगे? रिपोर्ट को आप किस तरीके से देखते हैं सर? नहीं, अर्नस्ट एंड यंग की रिपोर्ट है, बड़ी रिपोर्ट है, जिसमें भारत इंडिया एट 100 की बात कही है कि 100 साल का जब भारत होगा तो भारत की तस्वीर किस तरह से होगी। और उसमें कहा गया है कि भारत की जो नॉमिनल GDP है वो उस वक्त $26 ट्रिलियन की होगी। $26 ट्रिलियन को अगर आप रुपए में ट्रांसलेट करते हैं तो 2314 या 2315
लाख करोड़ की इकोनॉमी, लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी होगी। अभी का अगर आप साइज देखेंगे तो 4.18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। बिल्कुल हाल में 2-3 दिन पहले ही भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी इकोनॉमी भारत बना, और अभी 376 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी है। 376 लाख करोड़ वर्सेस 2300 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी। तो अब आप समझिए कि भारत कितनी बड़ी जो है लीप एंड बाउंड जो है वो छलांग लगाने जा रहा है। और इसका जब इकोनॉमी एक्सपेंड करेगी तो इसका सीधा असर पड़ेगा आपके होने वाली आमदनी पर, आपकी नौकरियों पर। और वहीं से वो जो EY की रिपोर्ट है वो ये बात कहती है कि अभी का जो 2.5 लाख रुपए का सालाना का जो लोगों की पर कैपिटा इनकम है, और भारत बहुत कम पर कैपिटा इनकम वाले मुल्कों में दुनिया भर में गिना जाता है, यहाँ से बढ़कर 13.5 लाख रुपए की इनकम पर कैपिटा होगी, जो पूरी देश की तस्वीर और पूरी देश की तकदीर बदलने में सहायक होगी। लेकिन रास्ता दरअसल सिमरनजीत इतना आसान भी नहीं है जितना कहा जाता है, क्योंकि हर साल चाहे आप रघुराम राजन को देख लीजिए या दूसरे जो इकोनॉमिस्ट या एजेंसियां हैं, वो कहती है कि 2047 तक 25 ट्रिलियन डॉलर या 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर आपको बनना है तो उसके लिए आपको 8% या उससे ऊपर की ग्रोथ हासिल करनी पड़ेगी। कई लोग ये मानते हैं कि कम से कम 12% की आपको सालाना ग्रोथ करनी होगी। तो क्या इतनी ग्रोथ भारत हासिल कर पाएगा? लगातार सस्टेन्ड ग्रोथ आपको इतने वर्षों तक, अभी 2025 चल रही, तकरीबन 23 साल का अभी 22 साल का 26 स्टार्ट हो गया सर। हाँ। आप अभी नया साल अभी 2026 स्टार्ट हो चुका है, तो 22-23 साल का जो अभी गैप है, इस पूरे गैप में आपको लगातार हर साल 8% या उसके ऊपर की ग्रोथ हासिल करनी होगी। एक जो बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज है भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड का। डेमोग्राफिक डिविडेंड तो है, लेकिन उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डायरेक्शन देने वाला, यानी जो युवा आबादी है उसको नौकरियां कैसे मिलेंगी, इसका इंतजाम करना, और इसी के सहारे दरअसल भारत एक 26 ट्रिलियन डॉलर या 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकता है। जिसमें जो EY की रिपोर्ट है इसमें यह कहा गया है कि 2030 तक भारत की तकरीबन 69% आबादी ऐसी होगी जो 15 से 64 साल की होगी, यानी वर्किंग पॉपुलेशन होगी, कामकाजी आबादी होगी। महिलाओं का इसमें एक बड़ा हिस्सा होगा। अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप नंबर में काउंट करेंगे तो 1 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो नौकरी पेशा या जो कामकाजी क्लास का होगा। लेकिन क्या इनके पास काम होगा? ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह के स्किल और इस तरह की सुविधाएं हो जो लोगों के पास काम होगा। जब काम होगा तभी आपका प्रोडक्शन निकलेगा, तभी देश की GDP बढ़ता हुआ दिखाई। लेकिन सर यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, जो आज 2.5 लाख है और 2047 यानी कि करीब करीब माने 21 साल बाद 13.5 लाख रुपए का अनुमान जताया जा रहा है। तो सर इन्फ्लेशन इसमें कहाँ किस तरीके से फिट बैठेगी? क्या 21 साल बाद 13.5 लाख की वैल्यू 13.5 लाख आज के रहेगी या कितनी वैल्यू इसकी रहेगी? ये भी देखना एक महत्वपूर्ण होगा सर। नहीं, बिल्कुल ये बात जायज़ है कि जब 13.5 लाख रुपए की इनकम होगी अब से 21 साल बाद, तो उसकी दरअसल वास्तविक वैल्यू क्या होगी, तो ये तो चीज़ है। बिल्कुल। चलिए सर, तो अब देखते हैं कि 2047 तक जो लक्ष्य दिया गया है रिपोर्ट में, जिसका जिक्र किया गया है, वो हम किस तरीके से अचीव करते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। दरअसल 2026 की शुरुआत में भारत की जो इकोनॉमी है मजबूत दिख रही है। कैसे? दरअसल लोग अब ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं और ज़्यादा खर्च भी कर रहे हैं। कारों की अगर बिक्री देखें तो ये बढ़ती हुई नज़र आई है 2025 में। GST कलेक्शन भी हमने देखा दिसंबर 2025 में काफ़ी अच्छा रहा, कारों की सेल्स दिसंबर में काफ़ी अच्छी रही। और GST कलेक्शन बावजूद इसके अच्छा रहा कि स्लैब भी कम कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से, और साथ ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और डिजिटल पेमेंट भी रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचते हुए नजर आए हैं। फ्यूल सेल्स भी ऊपर हैं। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो इकोनॉमी जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों का भरोसा भी जो है वो भारतीय इकोनॉमी पर मजबूत
नज़र आ रहा है। तो प्रवीण सर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि सरकार का जो मकसद था, पिछला अगर 2025 हम देखें तो सरकार ने कई ऐसे निर्णय लिए हैं कि लोगों के पास ज़्यादा पैसा बचे, वो ज़्यादा खर्च करें। तो अब ये जो डेटा सामने आया है, जो नंबर सामने आया है, तो आपको लगता है कि सरकार का जो मकसद था, जो सरकार लक्ष्य लेकर चल रही थी, कहीं ना कहीं वो सफल होती हुई अब नज़र आ रही है? नहीं, देखिए, सरकार ने ग्रोथ के इंजन को मतलब उसमें वो दे दिया है, इग्नाइट कर दिया, जिसको अगर हम देखें इंजन स्टार्ट कर दिया है बेसिकली। अब गाड़ी दौड़ने की बारी आ गई है। और अगर आप पिछले साल को देखेंगे 2024 का कि इसको जब हम समाप्त कर रहे थे, 2025 में जब एंटर कर रहा था भारत, तब सिचुएशन बड़ी डिफरेंट थी। तब हालात थोड़े नाजुक थे। पूरा जो कंज्यूमर डिमांड थी वो कमज़ोर थी, मार्केट्स की हालत खस्ता हाल थी। और उस नोट पे जब 2025 की शुरुआत हुई थी, तो वहाँ से सरकार ने फिर पॉलिसी के बड़े इंटरवेंशन या पॉलिसी डिसीजन लेने शुरू किए। और साल के अंत आते आते यानी सितंबर में आकर सरकार ने 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने जीएसटी रेशनलाइजेशन की बात की, और 22 सितंबर को उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। एक महीने के भीतर सरकार ने सबसे बड़ा सुधार जो था टैक्स से रिलेटेड, उसको इम्प्लीमेंट किया। और वहाँ से जो फिर गाड़ी दौड़ी, तो फिर जो 2025 का जो अंत हुआ है, वहाँ सरकार ने एक बड़ी मजबूत बुनियाद 2026 के लिए यहाँ दे दी। और जिसके आंकड़े अभी आपने बताए, चाहे कार सेल्स के नंबर, और पूरे साल में अगर आप देख लीजिए तो रिकॉर्ड 45.5 लाख गाड़ियाँ जो है वो बेची गई हैं। और आखिरी 3 महीनों ने इसमें, सितंबर का तो पूरा एंड में ही आया, लगभग 22 सितंबर से फैसला लागू हुआ। 22 सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बिल्कुल। तो 3-3.5 महीने आप ये मानकर चलिए कि जिन्होंने पूरी इकोनॉमी में एक नई जान फूंक दी। तो अब इस बुनियाद के साथ, और जिसमें फ्यूल का आप इनको बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर बोला जाता है, जिसमें फ्यूल सेल्स है, वहाँ भी 6% 5% की ग्रोथ पेट्रोल डीजल में दिखाई दे रही है। कारों की बिक्री है, या जीएसटी का आंकड़ा है जो दिसंबर का नंबर आया है, वो ग्रॉस अगर आप जीएसटी का आंकड़ा देखेंगे तो वो लगभग 6% बढ़ के 2.25 लाख करोड़ रुपए पे पहुंचा है। नेट का आंकड़ा थोड़ा कम है इसमें। तो ये पूरी की पूरी जो एक बुनियाद असल में 2026 के लिए सिमरनजीत सरकार ने यहाँ रख दी है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, 2025 हम देखें तो काफ़ी अच्छा रहा। सरकार ने जो बड़े बड़े निर्णय लिए आम लोगों के लिहाज से, उसमें उसके बदौलत जो है वो 2025 में इकोनॉमी में भी अच्छी हमने रफ्तार देखी है। अभी अगर लास्ट हम नंबर देखें तो 8% के आसपास की ग्रोथ रही है। तो आपको लगता है कि 2026 इसमें भी जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है इसी तरीके से बढ़ने वाली? क्योंकि आपने कहा कि जिक्र किया, रघुराम राजन ने भी ये कहा था कि 2047 तक अगर हमें टारगेट अचीव करने हैं तो लगातार 8% से हमें ग्रो करना होगा। तो आपको लगता है कि 2025 जिस तरीके से रहा है इसी तरीके से हम आगे भी परफॉर्म करने वाले हैं हमारी इकोनॉमी? नहीं, देखिए, आरबीआई समेत तमाम जो एजेंसियां, उन्होंने अपने अनुमान रिवाइज किए हैं इस साल के लिए और अगले साल के लिए भी। अगर आप इस साल की 2 क्वार्टर को देख लीजिए, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, अगस्त, सितंबर, पहले 7.8% की जीडीपी ग्रोथ मिली, उसके बाद 8.2% की ग्रोथ मिली। दोनों को अगर आप मिला लीजिए तो एवरेज ग्रोथ 8% की बैठती है पहली 2 तिमाही में। अब माना ये जा रहा है कि अगली 2 तिमाहियों में जीएसटी का जो कटौती का जो वो फैसला है, उसका फ़ायदा जब मिलेगा, मजबूत कंज्यूमर सेंटीमेंट जो दिखाई दे रहा है, उसका असर अगर अगली 2 तिमाही या दिसंबर तिमाही का आंकड़ा और फिर मार्च तिमाही का आंकड़ा, तो माना ये जा रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर इकॉनमी 8% की दर से हमको ग्रोथ करती हुई दिखाई दे 2025-26 में। और इससे फिर अगले वित्त वर्ष की को एक मजबूत शुरुआत मिल सकती है। बहुत कुछ डिपेंड ये करेगा, जो सरकार बार बार कह रही है कि हम रिफॉर्म का चक्का जो है वो जारी रखेंगे, रिफॉर्म का पर जो जोर है सरकार का वो जारी रखा जाएगा। 2 बड़े पैनल सरकार ने बनाए, नीति आयोग के सदस्य हैं राजीव गाबा, उनकी अगुवाई में, और एक टीवी सोमनाथन साहब की अगुवाई में जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। तो 2 बड़े पैनल हैं जो राज्यों से लेकर केंद्र तक क्या सुधार किए जा सकते हैं, उन पर बड़ी रूपरेखा सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और सरकार एक एक करके इन सुधारों को इम्प्लीमेंट भी कर रही, चाहे आप एनपीएस के सुधार देख लीजिए या बाकी तमाम, या अभी नए लेबर कोड सरकार ने 4 जो नए लेबर कोड वो लेकर सरकार आई, जिसमें गिग वर्कर्स तक को बड़े
सोशल सिक्योरिटी नेट में जोड़ने की बात कही गई। तो सरकार इस रिफॉर्म के अगर चक्के को चलाती रहती है, जारी रखती है, तो जाहिर तौर पर अगले फिस्कल ईयर के लिए भी एक बड़ी मजबूत बुनियाद, मजबूत ग्रोथ की तैयार होगी सिमरन जी। चलिए, तो अब नज़र रहेगी सरकार पर कि सरकार पिछले साल जिस तरीके से उन्होंने बड़े फैसले लिए हैं, क्या इस साल भी 2026 में उसी तरीके के बड़े फैसले हो सकते हैं कि आम आदमी के पास जो है ज़्यादा पैसा बचे, ज़्यादा खर्चा हो, इकोनॉमी में ज़्यादा पैसा आए और हमारी इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो करे। हमारी तो कामना खैर यही रहेगी कि हमारी इकोनॉमी जो है वो तेज़ी से ग्रो करती रहे, ताकि हमारे जो टारगेट सेट किए हैं हमने उसको हम टाइम से अचीव कर पाएँ। तो प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती समय निकालकर तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सर। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे मनी 9 और ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।